नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरों को सामने लाकर बीजेपी ने जहां हर बार की तरह सबको चौंकाने का काम किया है, तो वहीं राज्य के राजनीतिक समीकरण बदलने की भी शुरुआत कर दी है, जिससे सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि प्रदेश के बीजेपी सांसदों की भी कुर्सी खतरे में आ गई है, जिसका ट्रेलर हाल ही में तीनों राज्यों में देखने को मिल चुका है। अब देखना यह है कि बीजेपी आला कमान की 2024 की रणनीति राज्य में कितने नेताओं के सिंहासन को हिलाने का काम करती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बात तो तय है कि बीजेपी आला कमान को प्रयोग से परहेज नहीं है। आज 2024 की पटकथा पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी को 3 राज्यों में मिली जीत से यूपी के तमाम भाजपाई सांसद पहले से ही टेंशन में थे। अब तीनों जगह मुख्यमंत्री पद पर किए गए प्रयोगों ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। खास तौर पर उन बीजेपी सांसदों में बेचैनी ज्यादा है जिनके रिपोर्ट में पार्टी के द्वारा करवाए गए सर्वे में अच्छी खबर नहीं आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के चलते पिछले चुनाव में जीत हासिल करने वाले सांसदों में नेतृत्व का रुख देख अब टिकट की गारंटी को लेकर टेंशन पैदा हो गई है। यूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बेअसर साबित हुई थी, मगर इस बार इन राज्यों में बीजेपी की जीत के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। पहले बम्पर जीत और फिर मुख्यमंत्री चयन को लेकर पार्टी आला कमान के कड़े तेवरों ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों और सहयोगियों को भी टेंशन में डाल दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर मोल भाव का मन बना रहे बीजेपी के सहयोगी दल, खास तौर पर सुभाषपा यानी राजभर जी की पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, इन नतीजों के बाद कुछ सहम सी गई है। दिग्गजों को खारिज कर दिल्ली दरबार ने बड़ा संदेश दे दिया है कि वो किसी की नहीं सुनने वाले। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भारत का उदय है, भारत राष्ट्र का गौरव है, भारत माता की गौरव है और सनातन संस्कृति की गौरव है। भारतीय जनता पार्टी किसी विपक्षी दल को सामने रख करके कोई नीति, रीति, रणनीति नहीं बनाती है। जो राजनीतिक दल जात पात की गुणागणित से की राजनीति करते हैं, उनको समीकरण बढ़ने बिगड़ने की चिंता होती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मूल उद्देश्य सबका उदय है। यूपी में 2014 और 2019 में अधिकांश बीजेपी सांसदों ने मोदी लहर पर सवार होकर ही चुनावी वैतरणी को पार किया था। इसमें से तमाम सांसदों को भी उम्मीद नहीं होगी कि पार्टी हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करेगी। वो उम्मीद लगाए थे कि पार्टी लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में बड़े बदलाव का जोखिम नहीं उठा सकती, मगर चुनावी नतीजों ने इसके उलट पटकथा लिख दी है। तीनों राज्यों में मनचाहे चेहरों को ताजपोशी के लिए तैयार किया गया। नेतृत्व ने अपने इरादे साफ कर दिए कि चेहरा वही चुनेगा। यही वजह है कि प्रदेश के करीब 3 दर्जन सांसदों की नींद उड़ी हुई है। वो जानते हैं कि टिकट न मिलने की स्थिति में वो पैदल हो जाएंगे। बात इतनी भर नहीं है। सपा के पार्टी अध्यक्ष जिस पीडीए का नारा लगाकर पिछड़ा, दलित और आदिवासी का जिक्र कर रहे थे, दरअसल अखिलेश यादव के उसी नारे को नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले में ही सार्थक करके दिखा दिया। अगर तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चेहरों को देखें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पीडीए के नारे के लिए ये संदेश भी दिखता है। अब कांग्रेसी कटाक्ष कर रहे हैं कि बीजेपी जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति के सहारे संदेश तो देना चाहती है, लेकिन जो पिछड़े हैं, जिनकी जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, हमारी सरकारें जहां पर थी हमने और जहां पर हैं हमने वहां पर जाति जनगणना की शुरुआत कर दी है। हमने 2024 के लिए वादा किया है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम जाति जनगणना कराएंगे। उस पर बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? देखिए, मध्य प्रदेश में इतना समय लगा, इससे ये पता चलता है कि बेमन मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और जो वो कोशिश कर रहे हैं
उस कोशिश से कोई हल नहीं निकलने वाला है। हल निकलेगा उससे जब देश में जाति जनगणना होगी। बीजेपी के पिछड़े नेताओं के अलावा जब देश के आम पिछड़े को भी उसका फायदा मिलेगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या सियासी प्रयोग करने में माहिर मोदी वाली बीजेपी यूपी में भी कोई बड़ा प्रयोग करने जा रही है, और क्या वाकई में थोक के भाव, सांसदों के टिकट कटना और योगी कैबिनेट के मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के रण में उतारने जैसे फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। यानी यूपी की सियासत में सियासी भूचाल आना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इस तरह से तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए चेहरों के ऐलान ने सबको चौंकाया है। एक बार फिर से इसी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नए प्रयोग करने का जो सिलसिला है उसको भी 2024 में हम आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि साफ इस प्रयोग से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी प्रयोग से परहेज करने वाली नहीं है। जिस तरह से आखिरी पंक्ति के नेता को उठाकर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया गया है, नाम की कहीं रेस में नाम भी नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन भजनलाल शर्मा का नाम जब सामने आया तो तमाम दिग्गजों के साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पंडितों के जो गणित थे वो धरे के धरे रह गए। ऐसे में 2024 को लेकर माना जा रहा है कि नेतृत्व की बात करें या दिग्गज नेताओं की बात करें, अब केवल चलेगी उन्हीं की जो सर्वे में अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर दे पाएंगे या फिर आला कमान की रणनीति पर फिट बैठ पाएंगे। तो आज 24 की पटकथा पर हम करेंगे बातचीत। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव चाचड़ा जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ मैं गौरव जी आपसे ही लूंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है तीनों राज्यों की जो हम बात करें, और 3 राज्यों में जीत से उत्साहित हैं, जाहिर सी बात है तभी प्रयोग करने में सफल हो पाए हैं। ऐसे में पीडीए के नारे की जो आप बात कर रहे थे और जातीय जनगणना की जो आप बात कर रहे थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने फॉर्मूले में करके दिखा दिया है। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पौधा लगाया था, वो पौधा बड़ा होते दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, बौखलाहट है, जो इनको पिछड़ों के लिए सोचना पड़ रहा है। यही तो हम चाह रहे थे, ताकि जो पीडीओ के साथ अन्याय होते हुआ है वो अन्याय रुक जाए। अगर इतने ही भारतीय जनता पार्टी वाले हितैषी बनते हैं तो पीडीए के लिए कहीं ना कहीं जाति जनगणना करा के दिखाएं ना। क्यों नहीं करा पा रहे? ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे, ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, ये तो खाली रिक्त स्थान भरने के लिए इन्होंने ये पैंतरा फेंक दिया 2024 के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए। लेकिन 2024 में जनता होशियार है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबको पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ही इनकी बात करते हैं, इनके लिए काम करेंगे। तो देख लीजिएगा 2024 में पीडीए सारा हम मिलके भारतीय जनता पार्टी का देश और उत्तर प्रदेश से सफाया करने जा रहे हैं। ठीक है गौरव जी, लेकिन आप तो यहाँ पर पीडीए की अभी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पद दे दिया है ना। यहाँ पर आप भले ही उसे रिक्त स्थान भरने की बात करें, लेकिन वहां पर नेतृत्व दिया है, कहीं डिप्टी सीएम का मौका दिया है तो कहीं सीएम का मौका दिया है। लेकिन वो पद दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलती नहीं। चलती किसकी है? चलती तो दिल्ली वालों की है। वो अपनी मर्जी से तो अपने समुदाय के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए किस लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वो देख लीजिए, खाली रिक्त स्थान भरने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए पैंतरा फेंका गया है। तो 24 के चुनाव को देखते हुए प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, केवल रिक्त स्थान भरने के लिए ये प्रयोग किया गया है क्या? गौरव जी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गौरव जी की बात सुन रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी जाति को साथ लेके चलने का काम किया। तो प्रदीप जी मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ आशीष मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता भी बने हुए हैं। आशीष जी, समाजवादी पार्टी तो जिस पीडीए की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने फैसले में करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी के आप तमाम नेताओं का ये भी कहना होगा कि हम तो मौका देते हैं, चाहे आधी आबादी की बात कर लें, चाहे आदिवासियों की बात कर ले, ओबीसी वर्ग की बात कर ले, और मोहन यादव को जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीएम बनाया गया है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि जातीय जनगणना का मुद्दा जो 2024 में तमाम विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा था, उससे फायदा अब मिल पाएगा क्या? क्योंकि बीजेपी ने तो अपने पैतरे में उसे आजमा लिया है, फॉर्मूला तय कर दिया है। आशीष जी, तो
प्रियंका जी, देखिए मैं आपको आपके माध्यम से, आवाज आ रही मेरी? जी हेलो जी, आवाज आ रही है। आशीष जी अपनी बात रखें आप। मैं स्क्रीन से ही गायब हो गया हूँ, लेकिन हेलो आशीष जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें आप। मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने ठीक 2014 में जिस प्रकार से लोक लुभावने घोषणाबाजी और खोखले वादे किए थे, ठीक उसी कदर ये यादव समाज को, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा उन्हें खतरा है, जो दिल्ली के लिए रास्ता जाता है वो लखनऊ होकर गुजरता है। 80 सीटों में सबसे ज्यादा खतरा है, तो दूध दे या न दे, लेकिन किसी गाय को जबरदस्ती इन्होंने नाद में बांध के रख दिया है फूटे तले। तो अब इनसे यही अपेक्षा की जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ अपेक्षा देश की जनता इनसे नहीं कर सकती। कारण उसका ये है कि इन्होंने इससे पहले भी जितने अपने वादे किए उस पे एक पे खड़े नहीं उतरे हैं। आप बात करोगे आम की तो लगेंगे जिन्होंने आपको इमली की बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आशीष जी आप कह रहे वो खरे नहीं उतरते, वो चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं, जनता तो उन्हें खरा मान रही है, आप माने या ना माने? आपका प्रियंका जी, आपके कहने का अर्थ क्या है? देश की जनता 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है और 1% नाम है, ऐसा नहीं है। देश में अगर 40% वोट जनता ने उनको दिया है तो 38%, कहीं पे 39%, और कहीं अगर वो 48 है तो हम 40 है 42%। और बाकी आपस में इनका ये ध्रुवीकरण का जो है कि एक दूसरे को फूट डालो, राज करो, कैसे बिगड़। मुझे एक बात बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई से। जिस गुज्जर समाज के बेटे सचिन पायलट का रोना रोते रह गए पूरे राजस्थान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गुज्जर समाज को कौन सा न्याय दिया उन्होंने? तो जातीय समीकरण उनको पता है कि पुराने लोगों के सामने मेरी दाल गलनी नहीं है, 2024 में बगावत के सुर तेज होंगे। इस वजह से उन्होंने ऐसे लोगों को पहले डाल के उन्होंने फोटो में बांधा है जो सिर्फ उस दिल्ली की हुकुम सही सुने। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ढूंढ रहा हूं जो दावा करते थे 5 राज्यों में सरकार बनाने की, और अब तक टीवी पर दर्शन नहीं हुए किसी भी प्रवक्ता और नेता की। कि मैं जरा उनके आंख से आंख मिला के पूछ लूं, 5 राज्यों में दावा कर रहे थे भूपेश बघेल जी को, और क्या नाम, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बघेल साहब को, और अशोक जी गहलोत को, जो द्वारा मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहे थे वो कहाँ चले गए? प्रवक्ता राज्य नहीं है टीवी पे आने के लिए। तो मैं चीजें बता दूं, ये आज बैठे यहाँ बोल रहे हैं गुर्जर समुदाय, फलाना समुदाय, ये पायलट जी को याद करें। अरे 5 वर्ष पायलट जी दिखाई नहीं दिया आपको कांग्रेस के नेताओं को? आज पायलट जी याद आ रहे हैं, याद नहीं क्या? गुर्जर समाज याद नहीं आया? तो ये इनका काम है लड़वाना, लड़वाओ और अपना काम सीधा करो। आज प्रदीप जी याद आ रहे हैं। प्रदीप जी मैं आपके पास वापस आती हूँ। इसी बीच हमारे पास सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया है, सबसे पहले वो सुनवा देती हूँ। इसकी बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया? यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी, जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर जमीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाई बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे एमओयू किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है।
आखिरकार जमीन पर कितना पहुंचा है, और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोजगार मिला है उस एमओयू के माध्यम से। सुनने में तो ये आ रहा है कि एमओयू जिन्होंने किए थे उन्हें अधिकारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद एसटीएफ ढूंढे, क्योंकि वो मिलने वाले नहीं है। अब एमओयू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, अब छोड़ के चले गए उद्योगपति। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रदेश सरकार ये कह रही थी कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? तो प्रदीप जी, सुना आपने सपा सुप्रीमो का कहना है कि 14 में आए थे, 24 में विदा हो जाएंगे। अखिलेश जी सपना देख रहे अपने लिए। अखिलेश जी को पता है कि हमारा 24 में क्या होना है, और अखिलेश जी बड़ी अच्छी डिटेल से पूछ रहे थे, सरकार की उपलब्धियां, सरकार के विषय पे टीका टिप्पणी कर रहे थे। थोड़ा सा बताना चाहिए कि ये चीजें भी अखिलेश जी कह रहे थे कि मंडियां हमने बनाई, इन्होंने एक मंडी नहीं बनाई। ये शायद लगता है जो मंडियां इन्होंने बनाई 5 साल में गिनती की, जरा एक बार जाके तो देख के आइए कि उनकी हालत क्या है, अब पहले क्या थी। वहां पे सोलर पैनल खुद एक सौर ऊर्जा से चलते हैं, पूरा का पूरी मंडियां उत्तर प्रदेश की 70% सोलर पैनल से चलती हैं अपने उत्पादन से। आज उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंप्यूटराइज, उसमें क्या नाम, उसमें गाड़ियां चलती है जिसमें नापतोल का वो लग गया है, वहां पैकिंग मशीनें लग गई हैं। मगर क्या है कि अखिलेश जी R&D हल्की करते, कम करते। रोहेलखंड की बात कर रहे थे, तो शायद अखिलेश जी को बताना चाहिए था कि जब हम रोहेलखंड छोड़ के गए थे तो सूखा और केवल पानी की तरफ से छोड़ के गए थे, बेरोजगारी छोड़ के गए थे वहां पे, कभी गरीब की तरफ देखा नहीं था, किसान की तरफ रोहेलखंड में। नहीं, वो तो मर रहा है, क्या जी रहा है। वो तो एमओयूज पर भी सवाल उठा रहे हैं प्रदीप जी। उनका कहना है कि एमओयू तो हो रहे हैं, धरातल पर कितने हैं? मैं वहां भी आ रहा हूँ। अखिलेश जी शायद, मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से अखिलेश यादव जी को आगे डाल के देख लेना चाहिए कि एक्सप्रेस वे पे जो हमने चीजें, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो जमीन ली, उस पर उनका कार्य चल रहा है। और एक बहुत बड़ी वाहन कंपनी भी आ रही है पलवल साइड में, इन्हें शायद मैं क्या बताऊं अखिलेश जी, क्योंकि धरातल पे करते नहीं। गौरव जी, 12 बजे और गौरव जी 2 बजे नाश्ता करें। कल की एक अखबार ने छापा है, तैयार नहीं हो सके विभाग, धरातल पर निवेश है शून्य। अखबारें छाप रही हैं, धरातल पे कोई निवेश ही नजर आ रहा, सिर्फ जुमलाबाजी। बड़े बड़े एक्सपो कर लिए, बड़े बड़े हवाई कर लिए, उत्तर प्रदेश का पैसा खराब कर लिया, धरातल पे किसको मिली नौकरी? आप बताइए ना। हमें तो खुशी होगी उस दिन जिस दिन हमारी जो बहन है जिसका पति बेरोजगार बैठा है, वो खाना लेके ऑफिस जाए, अपने दफ्तर जाए, वो देखने के लिए हम बैठे हुए हैं। वो आप काम नहीं करोगे। आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। स्वास्थ्य सेवा देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, ना डॉक्टर है ना सफाई है, और भाजपा ऐसे बातों की बातों बनाए जा रहे हैं। स्ट्रेचर के बिना रोज काम चल रहा। कभी मोटरसाइकिल पे एक भाई अपनी बहन की डेड बॉडी लेके जा रहा है, रोज अखबारें छप रही है, रोज देखते लगता है आपने वो चश्मा पहन नहीं रखा, या आप देखना नहीं चाहते। भाजपा वाली जो अंध भक्तों वाली आंखें हैं उसको हटा के आप धरातल पे देखिए कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। क्या इन्होंने गलती कर दी थी जो आपको चुनाव में जिता के ले आए थे, मुख्यमंत्री बना के दो बार? आपने बड़ी अच्छी बात कही। कौन सी मेट्रो चलवा दी आप बताइए? जो मेट्रो वही मेट्रो चलती हुई है। नोएडा की मेट्रो या अपना लखनऊ की मेट्रो, कोई भी मेट्रो देख लीजिए, कोई एक मेट्रो बताइए जो आपने बनाई हो। आप बताइए कौन सा थर्मल पावर प्लांट आप लोगों ने बना दिया? बताइए कितने बच्चों को बांट दिए? सिर्फ जुमला, चुनाव आते जुमलाबाजी करके आप चले जाते हैं। कहता हूँ गुरु बिन विद्या नहीं। आपकी कोई स्कीम पास नहीं हो पाई, सारी स्कीमें फेल हो गई। चाहे वो उज्जवल योजना देख लें, चाहे आयुष्मान कार्ड देख लें। एक तरफ आप आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं, दूसरी तरफ अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, लोगों की जान जा रही है। तो क्या व्यवस्था? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, या धरातल पे भी कुछ निकलेगा? देखिए मैं जवाब बिल्कुल दूंगा, गौरव जी पूरा कर लिया। सपा सुप्रीमो तो हमेशा कहते हैं कि आप उनके कामों पर अपना क्रेडिट लेते रहते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा बताएंगे चिकित्सा व्यवस्था में क्या करके गए थे? आज जिला अस्पताल में वेंटिलेटर, आईसीयू बेड लगे हुए हैं, ऑक्सीजन उत्पादन खुद आज जिला हॉस्पिटल के अंदर होता है। या बैठ के यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पता तो इनके कौन से अस्पताल में होता है? अरे आपके स्वास्थ्य मंत्री तो इस्तीफा देने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवा ऐसी उत्तर प्रदेश की हो गई है कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, थोड़ा भी उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचते हैं, तो आज इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बुरा हाल हो रखा है, गरीब लोगों को सताने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
आप जाके देखिए अस्पतालों में ना डॉक्टर है, ना स्ट्रेचर है और ना है सफाई। सिर्फ बजट पे बजट पेश किए जा रहे हैं वाजपेयी, जुमला फेंकने के लिए आ जाते हैं वाजपेयी। धरातल पे स्थिति आप मुआयना करिए, फिर बताइएगा। बोलिए, मैं जवाब दे दूं आपका, बोलिए आप। जी नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, अभी मेट्रो की बात करते हैं। बेचारों के पास क्या है? केवल आगरा और मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, केवल 2 चीजें इनके पास, तीसरा कुछ नहीं है इनके पास बोलने के लिए। इनसे मेट्रो पूछ लो, मेट्रो चलाई। आगरा मेट्रो तो आपको दिखती नहीं होगी, ना कानपुर मेट्रो दिखती होगी, ना जो मोनोरेल जो। अरे आपने कौन सी चलाई है? सब तो हमने चलाई है, समाजवादियों का काम है वो। आपने कौन सी चलाई है मेट्रो बताइए? एक मेट्रो बता दीजिए जो आपने चलाई है। क्या टीवी चैनल पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं? गौरव जी, मैं आपके सवाल पूरे कर लूं, फिर आप बोलिएगा दोबारा। मेरे बस की तो देखिए बहस करना नहीं है, मैं आपकी बात का जवाब देने आया हूँ। नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन झूठ तो ना बोलिए, जनता को गुमराह तो ना करिए। सुनिए गौरव जी, सुनिए। तो मैं चीजें बता दूं, ये वही चीज है। देखिए, यहाँ तो सरकार में जो उद्घाटन होगा उसे पूरा होगा। अखिलेश यादव बेचारे इतने डरे हुए थे, जब सरकार से उसके लास्ट टाइम चला 11,000 प्रोजेक्ट के रिबन काटे गए थे। और अभी क्या कह रहे थे साथी गौरव, कि कह रहे थे पैसे को बर्बादी करें। अरे आपने तो पैसा ही नहीं छोड़ा, कर्जे में उत्तर प्रदेश छोड़ा था, अपना तो याद कीजिए। और जितनों से आपने ठेकेदारों से काम कराया, आप उनको पैसे तक उनका बिल भी पास करके नहीं गए यहाँ से। और आपने रोजगार की बात करी, जवाब सुन लीजिएगा भैया, अखिलेश जी से पूछ तो लीजिए। अगर आपने रोजगार की बात करी, भैया वो 21 चीनी मिलें क्यों बेच दी थी वो भी कौड़ियों के भाव में? आज किस किसान की आय दोगुनी होगी बता दीजिए। एक मिनट, माननीय योगी जी ने वादा किया था कि दिवाली में और होली में सिलेंडर मिलेगा मुफ्त। किस बहन को मेरी सिलेंडर मिल गया बता दीजिए आप। सिर्फ जुमलेबाजी करना, चैनल पे बैठ के लोगों को गुमराह करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, ठीक है आरबी उपाध्याय जी, लगातार जिस तरह से यहाँ पर बातचीत और बहस हो रही है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल तय है कि तमाम जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती थी और उसके बाद तमाम जो दिग्गज इस बात का झांसा पाल के रखे हुए थे कि उनके बिना कहीं की राजनीति नहीं चलेगी, वो दोनों ही मिथकों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या लगता है आपको कि 24 को लेकर अब एक बार नए सिरे से दोनों को ही तैयारी करनी पड़ेगी, पार्टी के अंदर भी और विपक्ष को भी? देखिए, सभी तैयारी करते हैं, करनी क्या पड़ेगी। विपक्ष भी तैयारी कर रहा है, सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा है। अब हम यहाँ बैठ के कहें नहीं कर रही है, कोई विकास नहीं हो रहा है, तो भाई जनता क्यों वोट कर रही है? तो सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत होती है। जनता की अदालत जो फैसला देती है उसके सामने सभी नतमस्तक होते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरीके से जनता ने अपना मत दिया है तो वो काबिले तारीफ है। हम कहते हैं किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ी, ठीक है, महंगाई बढ़ी, लेकिन जनता तो नकार रही है। जनता तो सब कुछ ठीक मान रही है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी। तो देखिए, ये जनता का अपमान होगा अगर हम यहाँ बैठ के ये कहने लगे कि नहीं भाई परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो मैं फिर वही कहूंगा, जो जनता की अदालत है वो सर्वोच्च अदालत है और वो सब चीजों का आकलन करती है। नहीं, जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कह रही थी और जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला था, क्या आपको नहीं लगता कि जो नई कैबिनेट राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से डिप्टी सीएम और सीएम का समीकरण बिठाया गया है, उस फॉर्मूले को सेट करके परोस दिया गया है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना विवेक होता है, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाना है। और जब जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है तो उन्होंने अपने विवेक से जो वो सोचते हैं उस तरीके से उन्होंने सबको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। और जाति को नकारा नहीं जा सकता, ये भी बात बिल्कुल यथार्थ है, 100% यथार्थ है। टिकट बंटवारे से लेके चुनाव तक और चुनाव के बाद मंत्रियों के चयन तक जो जातिगत समीकरण है वो हावी रहते हैं। तो क्या बीजेपी ने क्या आपको भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सही समय पर जो सही फैसले लेती है, फिर चाहे उसमें रणनीति में बदलाव ही क्यों ना करना हो, उसी का फायदा बीजेपी को हमेशा मिलता है? देखिए, वहाँ ये तो है कि एक मिनिस्टर भी, सेंटर का मिनिस्टर विधायक का चुनाव लड़ता है, उफ तक नहीं बोलता है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी प्रयोग करके देखे, बागी हो जाएगा। आशीष जी, जवाब दीजिएगा। मैं उपाध्याय जी की बात को क्या जवाब दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदरणीय घूम के देखे,
मैं 100% एक बात पूछता हूँ, अगर जनता सर्वोपरि है, मतदाता के मतदान की ही कीमत है, उनके वोटों की ही कीमत है, तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि 10 लाख मतदाताओं ने हमें ज्यादा चुना है। ठीक है, हम कहीं कहीं सीटों को साधने में कमजोर पड़ गए, लेकिन देश की जनता का दिल को जीतने में हम अग्रसर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज रह गई पीडीए की बात। तो बिल्कुल देखिए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इन्हें नकारा नहीं जा सकता कि ये पिछड़े हैं। तो नकार तो बीजेपी भी नहीं रही है ना आशीष जी। नहीं, तो दिखावा एक अलग होता है, छलावा एक अलग होता है। तो भारतीय जनता पार्टी दिखा के छल रही है। चुनाव के बाद फिर आएगा, एक लाइन में कह देंगे वो तो चुनावी जुमला था, सब कहानी खत्म। अभी जैसे कि लेकिन आशीष जी, जनता को तो ये बात दिखावा नहीं लगती ना। जनता जिस तरह से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है हर चुनाव में, आपको वो दिखावा लग रहा है लेकिन जनता को नहीं लगता। क्या अंतर है? लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा, आप देखिएगा 40% एक तरफ होंगे और 60% एक तरफ होंगे। अच्छा। जो आज तक देश का जो निकाल रहा है, यही आपको दशा देखने को मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी मोहन यादव जी को लेके आने का कारण यही था कि यादव जी को ठीक है, इंडिया गठबंधन साथ होगा, इंडिया गठबंधन साथ होगा। अभी यूपी में जो समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार मिलने वाले हैं, उसमें देखिए आपको न्योता मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मैं देना चाहूंगी। आशीष जी बहुत धन्यवाद, गौरव जी बहुत धन्यवाद आपका भी, प्रदीप जी और आरबी उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार 24 की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तो तय कर दी है। अब एक बात बिल्कुल तय है कि आगे आने वाले समय में यूपी में कई प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। 24 के चुनाव के लिए क्या नए प्रयोग देखने को मिलेंगे, इसके लिए इंतजार करना। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।